अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो फिज़िक्स का जो है वो टॉपिक 4.6 करेंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज़ हैं, एक ही चीज़ नहीं है। यानी सेंटर ऑफ मास का दूसरा नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं और डेफिनेशंस में भी दोनों के फ़र्क आता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो भी बता दूंगा और जो इन दोनों के कॉन्सेप्ट हैं और ये क्या चीज़ें हैं ये भी आपको बता दूंगा। और मुख्तलिफ चीज़ों का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें आ जाए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि अ बॉडी बिहेव्स एज इफ इट्स होल मास इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, कॉल इट सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इवन थ्रू अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ इट। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पर एक साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब ही एक जगह पर आते हैं या दोनों को एक साथ जब ही डील किया जाता है जब जो है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी ग्रेविटी जो है उसकी अंदर जो है वो चेंज ना आ रहा हो। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पर जो है वो आ जाते हैं। अगर अलग अलग हो तो अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देखिए, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा मास डिपेंड करता है। अब अगर आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है 4.30। ठीक है, 4.13 जो आपको एग्जाम्पल दी हुई है उसमें अगर आप देखें तो आपको इस तरह से एक रॉड बना के दी हुई है, मेटल रॉड है या एक रॉड है। अच्छा, बीच में जो है वो बॉडी के जो है वो बॉडी को जो है वो सपोर्ट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ना बॉडी इस तरफ गिर रही है, ये जो रॉड है ना इस तरफ गिर रहा है, और ना ही जो है वो दूसरी तरफ से इस तरफ गिर रहा है, बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया है। तो इसके बैलेंस्ड होने की वजह क्या है कि ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है। और अगर ग्रेविटी की वैल्यू में तब्दीली नहीं आ रही, ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, ग्रेविटी की वैल्यू में तब्दीली नहीं आ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास भी यही पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ये जो मैंने डॉट ड्रॉ किया है यही पॉइंट होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए कि जहां पर बॉडी का पूरा मास डिपेंड करता है वो जो है सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, जिस तरह की मोशन ये पॉइंट करेगा, यानी अगर ये पॉइंट आगे की तरफ मोशन करेगा तो पूरी की पूरी बॉडी भी आगे ही मोशन करेगी। अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ मोशन करेगा तो पूरी की पूरी बॉडी भी नीचे ही मूव करेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा वेट जो पूरा मास जो है वो डिपेंड करता है वही मोशन जो है वो पूरी बॉडी कर रही होती है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना जरूरी है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि जहां पर बॉडी का पूरा वेट डिपेंड करता है, यानी जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा वेट डिपेंड करता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। एक और बार रिपीट करता हूं कि जिस पॉइंट पर जो है वो बॉडी के पूरा वेट, ठीक है, पूरा वेट जिस पॉइंट पे डिपेंड करेगा उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर जब आते हैं, यानी एक ही साथ जब डील किए जाते हैं जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यानी जो ग्रेविटी है उसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही हो, तो ये दोनों पॉइंट एक ही साथ आ जाते हैं। अगर ग्रेविटी की वैल्यू तब्दील होने लगेगी तो सेंटर ऑफ मास अलग चला जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम पता क्यों करते हैं? देखिए, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इसलिए पता करते हैं ताकि चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। चीज़ों को क्या किया जा सके? बैलेंस। अब देखें, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे उंगली रख लूँ तो ये मार्कर ना उस तरफ गिरेगा ना इस तरफ गिरेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। बिल्कुल देखें, जैसे कि ये बैलेंस्ड हो गया। अब देखें, इतनी सी जगह से मैंने पकड़ा हुआ है, ये बैलेंस्ड हो गया क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर आ रहे हैं, इस पॉइंट पर। अब अगर मैं थोड़ा सा यूं पकड़ लूं तो मार्कर यूं गिर रहा है, अगर यूं पकड़ लूं तो मार्कर यूं गिर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास को अगर मैं नहीं टच करूंगा और सेंटर ऑफ मास पर बॉडी को नहीं बैलेंस करूंगा, यानी सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहां से बॉडी को नहीं पकड़ूंगा तो बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी बल्कि आगे पीछे गिर जाएगी। अब देखें, जैसे कि मैं ये कर रहा हूं तो बॉडी जो हमारा मार्कर है वो इस तरफ गिर रहा है।
तो इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि बॉडी को बैलेंस किया जा सके, चीज़ों को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। और ये जो है वो वेट बैलेंस में, यानी जो हमारे पास तराजू होता है उसमें इस्तेमाल होता है, बैलेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। तो अब आपको मुख्तलिफ चीज़ों की सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के तरीक़ेकार भी नीचे सिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो छोटी सी हमें बात लिख के दी हुई है ये बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है। The center of mass of a uniform meter rod is at its center, and when supported at that point, if it can be balanced as shown in figure 4.13a। तो देखें 4.13a में कहा जा रहा है कि अगर आप जो है वो बॉडी को, यानी एक बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, अगर इसको यहाँ से सपोर्ट करेंगे तो बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी बल्कि गिर जाएगी। आगे यही बात की जा रही है। इफ इट इज सपोर्टेड एट एनी अदर पॉइंट इट टॉपल्स बिकॉज द मोमेंट ऑफ इट्स वेट अबाउट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज नॉट जीरो एज शो इन फिगर 4.13b। तो यानी ये जो फिगर है आपको 4.13 में दिया हुआ है ए में, कि अगर सेंटर ऑफ मास पर चीज़ को रखेंगे तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी, ना इस तरफ गिरेगी ना उस तरफ गिरेगी। अगर इसी जो ये जो आपने पॉइंट बनाया है, यानी ये जो आपने सपोर्ट बनाई है, अगर इसको आप इधर की तरफ ले आएँ, ठीक है, इधर की तरफ ले आएँ, तो बॉडी एक तरफ गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर है और आपने इधर चीज़ को लगाया हुआ है। तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है उधर ही लगाएं ताकि बॉडी बैलेंस रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों की सेंटर ऑफ मास, यानी मुख्तलिफ हमारे पास शेप्स होंगे, उनका सेंटर ऑफ मास आप कैसे पता करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह पता करेंगे, ठीक है। तो चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह पता करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का पता करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप डेफिनेशन समझ गए होंगे कि जहाँ पर बॉडी का पूरा वेट डिपेंड करता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास डिपेंड करता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, मास और वेट भी अलग अलग चीज़ होती है। चलें, तो सबसे पहले देखें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉइंट में कहा हुआ है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो शेप्स जो कि रेगुलर हों, यानी जिनको देखकर आप बता सकें कि ये किस शेप के हैं। मतलब अगर मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर दूं तो मैं पूछूं ये कौन सा शेप है, तो आप नहीं बता सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है। अब अगर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ड्रॉ कर दूं तो मैं आपसे पूछूं ये किस तरह का शेप है, तो आप बोलेंगे सर ये एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। तो वो शेप जिसको आप देखकर बता सकें कि किस शेप का है तो उसे कहा जाता है रेगुलर शेप, ठीक है। वो शेप जिसको आप देखकर बता सकें किस शेप का है उसे रेगुलर शेप कहा जाता है। तो जो रेगुलर शेप होते हैं ना, जो रेगुलर यानी जिनको आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि ये किस तरह का शेप है, तो उसमें जो है ना अक्सर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर में आ रहा होता है, ठीक है। कहाँ आ रहा होता है? सेंटर में आ रहा होता है, सेंटर। अच्छा, आपको इसको निकालते किस तरह से हैं ये भी देखते हैं। कहा जा रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज इट्स मिड पॉइंट एज शो इन फिगर 4.14a। तो आप 4.14a फिगर देखें तो उसमें एक रॉड बना के दी हुई है आपको इस तरह की। तो जब एक यूनिफॉर्म रोड हो, यूनिफॉर्म रोड यानी एक जैसी, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक तरफ से मोटी हो और एक तरफ से पतली हो, तो वो यूनिफॉर्म रोड नहीं होगी। यूनिफॉर्म रोड यानी एक जैसी हो, बिल्कुल एक जैसी। अब ये मार्कर यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से ये छोटा है, यहाँ से ये गोल है, छोटा है, पतला है, और यहाँ से मोटा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ तक देखें, जहाँ तक मेरा थंब है, तो यहाँ तक ये यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, ठीक है। तो जब हमारे पास एक जैसे मतलब यूनिफॉर्म हो, यानी उस एक जैसी रॉड हो तमाम तरफ से, तो उसमें जो है आपके पास सेंटर ऑफ मास जो है वो, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में आ रहा होता है, ठीक है, सेंटर में आ रहा होता है। जैसे कि मैंने ये बनाया था यूनिफॉर्म रॉड, तो इसमें भी सेंटर में आएगा। अच्छा, दूसरा केस देखें। दूसरे केस में कहा जा रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शीट इज द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स diagonals as shown in figure 4.14b and 4.14c। तो 4.14b में आपको स्क्वायर बना के दिया हुआ, स्क्वायर आपको पता होगा आई होप कि जिसकी चारों साइड्स बराबर हों, ठीक है, चारों साइड्स बराबर हों। तो अब इसमें आपने पता करना है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों को पता करने का एक ही तरीका होगा अगर जो है वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो डायगोनल किसे कहते हैं कि ये जो लाइन बीच में ड्रॉ की जाती है ना, इसे डायगोनल कहते हैं। ये जो लाइन बीच में ड्रॉ की जाती है इसे क्या कहते हैं? डायगोनल। तो जब दो डायगोनल ड्रॉ करें आप दो एंगल से, पहले एंगल से निकला, दूसरे एंगल को टकराया, तीसरे एंगल से निकला, चौथे एंगल को टकराया, तो ये जो डायगोनल, जहां पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, यानी एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, तो ये पॉइंट जो होता है वो क्या होता है?
सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और देख सकते हैं ये सेंटर पे ही बन रहा है। अच्छा, ये स्क्वायर था, अब रेक्टेंगुलर देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर की जो है वो दो पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं। ये पैरेलल साइड बराबर है, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड बराबर है ये पैरेलल साइड के। तो देखें इसमें भी बिल्कुल सेम डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो कि एक एंगल से निकले दूसरे एंगल पे जाके लगे, ठीक है, और बीच में ड्रॉ किया जाए। तो ये जो पॉइंट है आपके पास क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में स्क्वायर में और रेक्टेंगल में पता करने का तरीका सेम है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सर्कुलर शेप में किस तरह पता करेंगे। तो कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और हेलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर एज शो इन द फिगर। तो आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है, यानी जो जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, ये जो दुनिया है, ये एक स्फीयर की फॉर्म में, यानी एक बॉल की फॉर्म में। तो जब भी किसी बॉल का आपको पता करना हो सेंटर ऑफ मास, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो जो बॉल का सेंटर होगा ना, जो बॉल का सेंटर नहीं, जो बॉल के बीच वाली जगह होगी। देखिए सर्कल में तो बीच वाली जगह ये होती है, लेकिन जो बॉल होती है उसको हम बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशन बोर्ड है और बॉल 3 डायमेंशन होती है। तो 3 डायमेंशन में जो बॉल के सेंटर की जगह होती है ना, जैसे कि अर्थ का जो सेंटर है, वो पॉइंट जो है वो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो बॉल का जो सेंटर होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए जिसे, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं। सिंपल है, जल्दी जल्दी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज इन द सेंटर ऑफ रिंग एज शो इन फिगर। अच्छा, ये जो चीजें ना आपसे पूछी जाएंगी आगे जाकर पेपरों में, तो इसे समझिएगा ठीक से। अच्छा, आपने एक रिंग तो देखी होगी, एक अंगूठी जो हाथ में पहनी जाती है। अब मैं पूछूं उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका किधर होगा, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा, बिल्कुल बीच में। कहाँ पर होगा, सेंटर में, यानी जो सर्कल का सेंटर होता है ना, उधर उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं आपको बता चुका हूँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब दोनों एक जगह पर आते हैं, जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं मैं सेंटर ऑफ मास कहता हूँ, कहीं मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आ जाए अब दूसरा शेप देखते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज इट्स सेंटर एज शो इन फिगर। तो कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, आपने देखी होगी सीडी डिस्क। इस दौर में तो सीडी डिस्क नहीं आती, यानी वीसीडी जो आती थी, डीवीडीज। तो उसमें जो वो बीच वाली जगह होती थी ना, बीच वाली जगह में जो छोटा सा सेंटर होता था, ठीक है, वो जो है आपके पास क्या होता था, वो आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता था, यानी उस डिस्क का सेंटर। अगर आप वहां से उसे लटका देंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, ना इस तरफ गिरेगी ना उस तरफ ना किसी और तरफ, बल्कि बीच में लटकी रहेगी। तो इसे ये फायदा होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। चलें, अब जो है वो आगे देखते हैं, अगला हमें क्या कहा जा रहा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेलो सिलेंडर। अब आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, इज इन द मिड पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एज शो इन फिगर। तो आप फिगर 14.f देखें तो आपने जो है वो देखा होगा हेलो सिलेंडर, यानी सिलेंडर देखा होगा। अब सिलेंडर की शेप रेगुलर होती है, आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये सिलेंडर है, जैसे कि गैस सिलेंडर होता है। तो उस गैस सिलेंडर में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, सेंटर में, जो बीच में आपको पॉइंट बना हुआ नजर आ रहा है जी, वहां पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइंगल की बात करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर शीट, ट्राइंगुलर यानी जिसके तीन एंगल हो, ठीक है, इन द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन एज शो इन द फिगर। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए मीडियन एक नया लफ्ज है। तो मीडियन क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। चलें इसको थोड़ा सा और बेहतर ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, समोसे की शेप का होता है ट्रायंगल, ठीक है। तो मीडियन वो लाइन होती है जो कि ट्रायंगल के एक एंगल से निकले। फिर बता रहा हूँ, मीडियन वो लाइन होती है जो एक एंगल से निकले और बिल्कुल मिड पॉइंट पे आके कट करे, यानी आधा इधर कट करे आधा इधर कट करे, ये होती है मीडियन, ठीक है। तो एक और मीडियन बनाए, जितने एंगल हैं उधर सबसे मीडियन निकालें, यहाँ पर मीडियन निकाला एक और, ठीक है। अब मीडियन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, एंगल को लूंगा और बिल्कुल सेंटर पे जाके कट करूंगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये जहां पर ये तीनों मीडियन आपस में मिल रहे हैं, इट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है डॉट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास है। तो रेगुलर शेप में तो आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, जितने भी मैंने आपको ये शेप बताए हैं, आपने याद रखना है कि इनमें किस तरह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता की जाती है, क्योंकि पेपर में ये आपको आ सकता है कि सेंटर ऑफ मास बताएं स्क्वायर का कि कैसे निकालेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई हम जो है सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे 2,
और जहां पर दोनों डायगोनल मिड लाए होंगे आपस में, सिर्फ देखें ये दोनों डायगोनल एक ही जगह पे मिल रहे हैं ना, और ये मीडियन भी एक ही जगह पर मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इधर भी मिल रहे हैं तमाम मीडियन या इधर भी मिल रहे हैं तमाम मीडियन, सिर्फ बीच में मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने फिर बताना होगा कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास पता लगा सकते हैं रेगुलर शेप्स का। अच्छा, अब इर्रेगुलर शेप्स का भी आपने सेंटर ऑफ मास पता करना है, जैसे कि ये शेप इर्रेगुलर था, इर्रेगुलर यानी टेढ़ा मेढ़ा होना। तो इसका देखते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या काम करना होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगानी है इर्रेगुलर शेप्ड थिन लेमिना। तो लेमिना कैसे कहते हैं, लेमिना शीट को कहते हैं, पट्टी को। एक छोटी सी पट्टी होती है ना, पट्टी से मुराद वो बैंडेज वाली पट्टी नहीं बोल रहा हूँ, आप पट्टी से मुराद है कि एक छोटा सा वर्खा यानी लोहे का एक छोटा सा पीस टुकड़ा जो पतला भी हो और जो है वो छोटा सा हो, ठीक है। तो इस तरह का हो, जैसे कि इस तरह का बिल्कुल पतला सा, तो इसे कहा जाता है लेमिना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस लेमिना में कोई लाइनें ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि वो इतनी आसानी से उसका सेंटर ऑफ मास पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं उसका वजन ज़्यादा होगा, कहीं कम, कहीं जो है भारी होगा, कहीं से हल्का। तो ये प्रोसेस फॉलो करने जो बताए हुए यहाँ पे। तो फिगर देखते रहिएगा, फिगर 4.15A और 4.15B, तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपने 5 स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको उसका सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला स्टेप, मेक 3 स्मॉल होल्स नियर द एजेस ऑफ द लेमिना फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो आपने क्या करना है, 3 होल बनाने हैं, यानी ये जो पट्टी है ना इसमें 3 होल बनाने हैं, एक दूसरे से दूर दूर और कोनों पर, एजेस पर बनाने, कोनों पर, ठीक है, कोनों पर कहीं भी 3 दूर दूर कोन बना लीजिए, 3, ठीक है, 3 होल्स बना लिए आपने। अच्छा, अब क्या करना है आपने, सस्पेंडेड द लेमिना फ्रीली फ्रॉम वन होल ऑन रिटोर्ट स्टैंड थ्रो अ पिन एज शो इन फिगर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर ये जो इनमें से एक होल में आपने क्या करना है, एक होल में आपने बांधना है रस्सी या कोई भी धागा और उसको जो है एक स्टैंड पर लटका देना है, ठीक है, बांध कर एक स्टैंड पर लटका देना है। फिर कहा जा रहा है कि हैंग अ प्लम्प लाइन और वेट फ्रॉम द पिन इन फ्रंट ऑफ द लेमिना एज शो इन फिगर 4.15B। तो फिर एक आपने क्या करना है, प्लम्प लाइन यानी एक धागा या उस जैसी धागे जैसी कोई चीज़ लेनी है और उस पर एक वेट बांध देना है, ठीक है, उस पर एक वेट, और उस वेट को साथ आपने यहाँ पर लटका देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 4.15 में आपने लटका देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जहाँ से आपने उस लेमिना को लटकाया था उधर ही वो धागा बांधकर वेट के साथ लटका देना है। फिर कहा जा रहा है कि व्हेन द प्लम्प लाइन इज स्टेडी ट्रेस द लाइन ऑन द लेमिना। तो जब ये धागा जैसे आप बांधेंगे तो हिलेगा, फौरन तो नहीं रुकेगा ना, ठीक है। तो जब वो धागा बिल्कुल रुक जाए यानी बिल्कुल जो है वो रेस्ट में आ जाए, तो फिर जब आपने क्या करना है, ट्रेस यानी निशान लगा देना है, उस धागे की मदद से निशान लगा देना है, जैसा कि आपको रेट वाला निशान लगा हुआ नजर आ रहा होगा फिगर 4.15B में। आखिरी स्टेप में क्या करना है कि रिपीट स्टेप 2 to 4 फॉर सेकेंड एंड थर्ड होल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब आपने जो स्टेप 2 है और स्टेप 4 है, इसको जो है ना वो बाकी जो 2 होल बनाए थे ना उसके साथ भी जो है वो रिपीट करना है। यानी अब जो है वो आपने एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी आपको इस तरह की बनकर, ठीक है। अब आपने ये वाला होल लेना है, इसको बांध देना है और रॉड के साथ लटका देना है और वही धागा बांधकर वेट के साथ लटका देना है, तो फिर आपके साथ एक ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरे तीसरे पॉइंट के साथ भी यही करना है कि उसे रॉड के साथ लटका देना है, फिर धागा बांधकर वेट लटका देना है और फिर जब वो धागा रुक जाए तो लाइन खींच देनी है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो सेंटर का पॉइंट आपको मिलेगा ना, जो पॉइंट तीनों लाइन जिस पॉइंट पर मिल रही होंगी, तो वो जो है इसका सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ये जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि शेप इर्रेगुलर है, तो अगर शेप इर्रेगुलर है तो ये कहीं भी आ सकता है, अगर ज्यादा अजीब होगा तो इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ देखें तीनों पॉइंट एक दूसरे से आपस में मिले, तो इस तरह से आप सीधा एक लेमिना का यानी किसी भी इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कर सकेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह निकालते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा वो 4.7 कपल पर होगा। तो कपल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर कपल से मुराद जो है वो टॉर्क का जो एक ये खास फिनोमिना है जिसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर दूँ ताकि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट लगेगा सिर्फ। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, जहाँ पर बॉडी का पूरा मास डिपेंड करे, ठीक है, पूरा मास, और जिस तरह का मोशन वो पॉइंट करे उसी तरह का मोशन पूरी बॉडी करे।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या है कि जहां पर बॉडी का पूरा वेट डिपेंड करे। वेट आपने पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू mg, तो वेट डिपेंड करे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी की फील्ड है या कोई सी भी ग्रेविटी की फील्ड, चाहे वो मून की हो या मार्स की, उसमें अगर तब्दीली नहीं आएगी तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। अगर तब्दीली आएगी तो फिर ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। तो अगर कुछ रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो इंशाल्लाह पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स के बारे में बता दूं कि नोट्स फिजिक्स के बन गए हैं और मैथ के नहीं बने हैं, इस्लामियत और इंग्लिश के बन गए हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, जल्द बन जाएंगे। तो जैसे ही बनेंगे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। ठीक है, आपको जो है वो पता चल जाएगा कि बन जाए केमिस्ट्री के नोट्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। 500 हमने ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस रखी है, जिसमें नोट्स, लेक्चर, तमाम चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और पूरे साल की फ़ीस है ये, 1 महीने की नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और लेक्चर पसंद आया हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।